आज आप लोगों को चैप्टर 6 का ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। इतिवृत्त किस प्रकार मुगल सम्राटों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? तो आंसर देखिए, मुगल काल में शासकों ने इतिहासकार को अपने काल का विवरण लिखने को कार्य सौंपा। मुगल काल में शासकों ने इतिहासकार जो होते हैं उनको अपने काल का इतिहास लिखने का एक कार्य सौंपा। यद्यपि इन दरबारी इतिहासकारों ने शासक की प्रशंसा की, मगर साथ ही मुगल दरबार की तथ्यपरक जानकारी भी प्रदान की, जो कि सत्य के अत्यधिक निकट थी। इन इतिवृत्तों द्वारा घटनाओं का अनवरत काल अनुक्रम यानी काल के द्वारा यानी जिस तरह से समय के अनुकूल विवरण प्रस्तुत किया गया। अंग्रेजों ने मुगल कालीन इतिहास लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों के नाम दिया। अकबरनामा, इकबालनामा जहांगीर एवं पातशाहनामा मुगल काल के प्रमुख इतिवृत्त माने जा सकते हैं। मुगल कालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में ये इतिवृत्त अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य स्रोत सिद्ध होते हैं। मुगल कालीन घटनाक्रम एवं दरबार की छोटे से छोटी सूचना इन इतिवृत्तों में मिलती है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य शासक वर्ग के उन मूल वर्णों का संप्रेषण भी था, मूल पन्ने का संप्रेषण भी था, जिन्हें कि वे अपने राज्य में लागू करना चाहते थे। ये इतिवृत्त अपने राज्य में लागू करना चाहते थे। ये इतिवृत्त हमें तत्युगीन शाही विचारधारा, दरबारी गतिविधियों एवं कुछ अत्यंत व्यक्तिगत जानकारी से भी अवगत कराते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये मुगल कालीन इतिवृत्त तत्युगीन इतिहास लेखन के अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। आंसर है मनसबदारी प्रथा। मनसब फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है पद, दर्जा या ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किया एवं A.J. केसर महोदय के अनुसार अकबर ने 1573 से 74 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किया। ठीक है। मनसबदारी को दो पद जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे। एक मनसब द्वार को अपने पास जितने सैनिक रखने पड़ते थे, एक मनसबदार को अपने पास जितने सैनिक रखने पड़ते थे वो जात सूचक था। वह जितने घुड़सवार रखता था वो सवार का सूचक था। अकबर के काल में सबसे छोटा मनसब समझ में आ रहा? अकबर के काल में सबसे छोटा मनसब 10 का एवं सबसे बड़ा मनसब 10,000 का था। मनसब में उन श्रेणियों थी, यानी मनसब में 3 श्रेणियां थी। पहला श्रेणी यदि जात मनसब 5,000 एवं सवार मनसब भी 5,000 है तो यह प्रथम श्रेणी का मनसबदार होता था। क्लियर हो गया?
दूसरा जो है, इसमें जात मनसब 5000 एवं सवार मनसब 2500 से अधिक होता था। क्लियर। और लास्ट जो है, लास्ट वाला तृतीय श्रेणी जो है, इसमें जात मनसब 5000 एवं सवार मनसब 2500 से कम होता था। मनसबदारी नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। पद को चुनना, पद को बढ़ाना ये सम्राट ही करते थे। 10 से 500 तक का मनसबदार जो था मनसबदार कहलाता था। 500 से 2500 तक का मनसबदार अमीर कहलाता था। और 2500 से अधिक का मनसबदार अमीर उम्दा कहलाता था। ठीक है। इन प्रकार मनसबदारी व्यवस्था मुगल सेना का प्रमुख आधार बन गई। इसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुव्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर हो गया। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही मनसबदार नियुक्त किए गया। किसके काल में? अकबर के काल में। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल काल में अभिजात वर्ग की विशेषताओं का वर्णन करें। जो अभिजात का मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर है मुगल दरबार का एक प्रमुख स्तंभ अधिकारियों का वर्ग था। इतिहासकारों ने उसे मुगल अभिजात वर्ग की संज्ञा दी। मतलब कि अभिजात का मतलब यही होता है जो अधिकारी सभी जात का मिल करके एक जगह बैठा है, वो हो जाएगा अभिजात। वो संज्ञा दिए थे, नाम दिए थे, संज्ञा दी। मुगल अभिजात वर्ग का वर्ण एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में किया जाता है, बताया जा रहा है कि एक ऐसा गुलदस्ता था जो बादशाह के वफादार होते थे। यानी एक गुलदस्ता में कितने प्रकार के फूल होते हैं? बहुत सारे। उसी तरह से अभिजात अन्य अधिकारियों में भी बहुत से जात थे। इस गुलदस्ते रूपी अभिजात वर्ग में प्रायः हमेशा सभी धर्मों के लोग होते थे। शाहजहां के शासन काल में चंद्रभान ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक 4 चमन यानी 4 बाग में मुगल अभिजात वर्ग का विस्तृत वर्णन किया है। बहुत अच्छे से बताया गया है। इस अभिजात वर्ग में अरब, ईरानो, तुर्की, तवार, रूसी, अबिसिनियाई, राजपूत एवं भारतीय मुस्लिम आदि सभी सम्मिलित थे। अकबर ने योग्यता के आधार पर खत्री जाति के राजा टोडरमल के वित्त मंत्री के उच्च पद दिया। जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव था। नूरजहां चूंकि स्वयं ईरानी थी, अतः उसने ईरानियों को उच्च पद दिए। औरंगजेब ने राजपूतों का उच्च पद दिए। मराठों की भी संख्या अच्छी खासी थी। अभिजात वर्ग बादशाह के सम्मुख लोगों को मनसबदार बनाने की संस्कृति भी करता था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये है संस्तुति भी करता था। ठीक है। तजवीज वह याचिका होती थी जिसके तहत अभिजात किसी उम्मीदवार को मनसबदार नियुक्ति करने की सिफारिश करता था, नहीं पैरवी लगाता था। तैनात रकबा दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक सुरक्षित दल था। इसे आवश्यकतानुसार किसी भी प्रांतों में अथवा सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। ये ऐसा सुरक्षित दल था। वो कौन था? वो तैनात रकबा। समझ में आ गया बात को? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छा से। मुगल काल में एक ऐसी किताब खाना था जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह करता था।
बादशाह पांडुलिपियों का संग्रह करता था। पांडुलिपि हस्तलिखित होती थी, हाथ से लिखी होती थी। इसी किताब खाना में पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। हमें जो मुगल कालीन इतिहासकारों के इतिवृत्त एवं इतिहास ग्रंथ मिले हैं, इनकी रचना में अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका थी। कागज बनाने वाले लोग पांडुलिपि पन्ने तैयार करते थे, सुलेख पन्ने की नकल तैयार करते थे, कोफ्तगार पृष्ठों की चमकाते थे, चित्रकार पाठों के अनुरूप दृश्य चित्रित करते थे। साज पांडुलिपि को एक अलंकृत आवरण प्रदान करते थे। इस प्रकार अनेक लोगों के सहयोग से पांडुलिपि तैयार होती थी। पांडुलिपि तैयार करने वाले को विभिन्न पदवियों सरी कलम एवं जरी कलम से सम्मानित किया जाता था। उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। समाज में इन्हें उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। कागज बनाने वाले एवं जिलसाज जो कि इस पांडुलिपि रचना की प्रमुख धुरी थे, वे अवश्य गुमनाम ही रहते थे। लिखने के लिए 5 से 10 mm की सरकंडे की नोक वाले कलम का उपयोग किया जाता था। इसे स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन 1575 से 1605 ईस्वी को उनके सुंदर लिखावट के लिए जरी कलम यानी सोने की कलम उपाधि प्रदान की थी। 8 प्रकार की लेखन की शैलियां प्रचलित थी। इनमें अकबर को नस्तलिक शैली अत्यधिक पसंद थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो जाते हैं, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे आप लोग को लिखने में कठिनाई आएगी। तो इसके लिए हम एक और वीडियो बना सकते हैं, जिससे कि अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बड़ा वीडियो बनने से प्रॉब्लम होता है लिखने में, समझने में, क्योंकि ये मोबाइल से, कंप्यूटर से आप लोग लिखिएगा तो लिखने में आंखों पे जोर भी पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, लंबा वीडियो नहीं करते हैं, छोटा ही वीडियो में काम चलाते हैं। और बाकी का जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।